पश्चिमी एशिया में एक नया और खतरनाक तनाव तेजी से उभर रहा है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने रेड सी यानी कि लाल सागर में मालवाहक जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बीते एक हफ्ते में 2 बड़े जहाजों पर हमला किया गया, जिनमें कई लोगों की जान चली गई और दर्जनों लापता हैं। इन हमलों के बाद हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जहाजों पर सवार क्रू मेंबर्स अपनी धार्मिक पहचान बताकर जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन हमलों पर हूती विद्रोहियों के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने भी अब बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई जहाज या कंपनी इजराइल से जुड़ा सामान ढोती पाई गई तो उसे समुद्र में डुबा दिया जाएगा। हूती नेता की इस धमकी के बाद अब जहाज अपने ट्रैकिंग सिस्टम में खुलेआम ये दिखाने लगे हैं कि उनमें मुस्लिम क्रू है और उनका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। कई जहाजों की प्रोफाइल पर ऑल मुस्लिम क्रू ऑन बोर्ड और नो इजरायली एफिलिएशन जैसे संदेश भी देखे जा रहे हैं। 6 जुलाई को बड़ा हमला हुआ जब लाइबेरियाई झंडे वाले मालवाहक जहाज मैजिक सीज पर हूती ड्रोन और ग्रेनेड से हमला किया गया। ये जहाज ग्रीस की एक कंपनी चला रही थी। हमले के बाद 22 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया, लेकिन जहाज डुबो दिया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके 3 दिन बाद 9 जुलाई को इटर्निटी सी नाम के जहाज पर फिर से अटैक हुआ। इसमें 10 लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका, लेकिन 4 की मौत हुई और 11 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इन हमलों ने रेड सी को पूरी दुनिया के सामने एक हाई रिस्क जोन के रूप में ला खड़ा किया है। इस बीच मरीन ट्रैकिंग डेटा में ये साफ देखा गया है कि अब जहाजों के प्रोफाइल पर सीधे सीधे लिखा जा रहा है, हम मुस्लिम क्रू हैं या हमारा इजराइल से कोई नाता नहीं है, ताकि हूती लड़ाके उन्हें सुरक्षित गुजरने दें। ये साफ जाहिर है कि मौजूदा खतरा इतना बढ़ चुका है कि लोग अपनी धार्मिक या राष्ट्रीय पहचान का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ जिंदा बचने के लिए। बता दें कि रेड सी व्यापार के लिहाज से बेहद अहम समुद्री रास्ता है। दुनिया का 15% समुद्री व्यापार का संचालन यहीं से होता है। हर साल करीब $1 ट्रिलियन का सामान इस रूट से भेजा जाता है। भारत, यूरोप और अरब देशों के बीच का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री कॉरिडोर पर निर्भर करता है। यदि ये रास्ता बाधित होता है तो जहाजों को अफ्रीका के दक्षिण छोर से यानी कि केप ऑफ गुड होप से होकर घूमना होगा। इससे न केवल समय बढ़ेगा बल्कि ईंधन और माल भाड़ा लागत में 5 गुना तक इजाफा हो सकता है। गौरतलब हो कि इन हमलों को लेकर इजराइल ने भी अब कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। उसने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के तहत यमन में हूती ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इजराइल और हूती विद्रोहियों के बीच खुला सैन्य टकराव हो सकता है, जिससे रेड सी का पूरा इलाका एक और नए युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ। इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले संघर्ष के कुछ ही दिन बाद ईरान ने देश में रह रहे अवैध अफगान नागरिकों पर बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त राष्ट्र और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 16 दिनों में 5 लाख से ज्यादा अफगानों को ईरान से बाहर निकाल दिया गया है। इसे इस दशक का सबसे बड़ा जबरन विस्थापन माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी कि UNHCR के मुताबिक 24 जून से 9 जुलाई के बीच कुल 5,08,000 अफगान नागरिकों ने ईरान अफगानिस्तान सीमा पार की। इसमें से सिर्फ एक दिन में 51,000 लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ईरान ने 7 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था कि बिना वैध कागजात वाले सभी अफगान नागरिक देश छोड़ दें। इसके बाद देश भर में प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई।
तेहरान, मशहद और इस्फहान जैसे शहरों में बड़ी संख्या में अफगान मजदूर रहते हैं जो निर्माण, सफाई और खेती जैसे क्षेत्रों में बेहद कम वेतन पर काम करते हैं। माना जा रहा है कि ईरान लंबे समय से अवैध अफगान प्रवासियों को निकालना चाहता था, लेकिन इजराइल के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष के चलते इस कदम को टाल दिया गया और अब जंग खत्म होने के बाद ये कार्रवाई तेज हो गई है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ अफगान नागरिक इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और एक कथित वीडियो भी इसका सामने आया जिसमें एक युवक $2000 लेकर जर्मनी में बैठे किसी हैंडलर को लोकेशन की जानकारी दिख रहा है। हालांकि इस वीडियो की निष्पक्ष पुष्टि नहीं हुई है और अब तक कोई ठोस सबूत भी सामने नहीं आए हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मानवाधिकार समूहों ने उठाए सवाल। इस घटनाक्रम को लेकर ईरान अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के घेरे में है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सरकार जासूसी के आरोपों को बहाना बनाकर पहले से तैयार योजना पर अमल कर रही है। आलोचकों के मुताबिक ये कार्रवाई आंतरिक असंतोष को दबाने और जनता का ध्यान भटकाने की एक रणनीति भी हो सकती है। अफगान नागरिकों के हालात बेहद खराब। ईरान से निकाले गए हजारों अफगान नागरिकों को बिना किसी जांच या कानूनी प्रक्रिया के सीमा पार भेजा गया है। अफगानिस्तान में इस समय गर्मी का कहर है और कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए गए अस्थायी कैंपों में पानी, दवा और शरण की भारी कमी है। UNHCR का अनुमान है कि इस साल के अंत तक करीब 30 लाख अफगानी शरणार्थी वापस लौट सकते हैं, जिनमें से ज्यादातर को ईरान और पाकिस्तान से निकाला गया है। जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में बिना तैयारी के ये पलायन हो रहा है और अफगानिस्तान के लिए एक मानव संकट और गहरा सकता है। बीते महीने ईरान और इसराइल के बीच युद्ध होने के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में ईरान ज्यादा सतर्क हो गया है। इसराइली हमलों के बाद ईरान दुनिया भर से समर्थन जुटा रहा है और इसी कड़ी में उत्तर कोरिया ने बड़ा समर्थन दिया है। उत्तर कोरिया ने कहा कि अगर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन दुश्मन करता है तो ऐसी स्थिति में उत्तर कोरिया ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में किए गए हमलों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों की निरर्थकता का प्रमाण बताया। दरअसल राजधानी तेहरान में उत्तर कोरिया के राजदूत हान सुंग-ओ ने ईरान की इस्लामिक गठबंधन पार्टी यानी हिज़्ब मोतालिफ़े-ए-इस्लामी के महासचिव मोहम्मद अली अमानी के साथ बैठक की